हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन मॉडल पेपर 7 को। और इस मॉडल पेपर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन मिलेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन मिलेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6 क्वेश्चन मिलेंगे और आपका जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है इसके 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो टोटल आपको 75 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये सेम आपका सीबीटी पैटर्न रहने वाला है, जो कि आपका सीबीटी एग्जाम जैसे होता है वैसा ही पैटर्न मैं इस वीडियो में रख रहा हूँ। इससे होगा क्या, आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा और आपका जो भी स्कोर रहे 75 में से आप जितने भी क्वेश्चंस को सही करते हैं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी आपका स्कोर जानना चाहता हूं। ओके, तो इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे मॉडल पेपर्स आपको करा रखे हैं, तो इसी तरह से आप जो है अपना स्कोर पता कर सकते हो। और इस मॉडल पेपर को ऐसा नहीं कि आप एक मूवी की तरह देख रहे हो। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन शुरू किया तो सबसे पहले आपको आंसर गेस करना है। जो भी आंसर आपको लग रहा है उसे आप अपने नोटबुक पे लिख लेंगे, है ना। देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और अगर आपका सही जाता है तो आप सही करेंगे, गलत जाता है तो गलत। ये सबसे सही तरीका होता है और एग्जाम से पहले आपको इन मॉडल पेपर्स को जरूर पढ़ना है। ओके, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वाइंडिंग का नाम बताइए। अब मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, देखिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। चित्र वाली क्लास मैंने आपको करा रखी है और उसमें मैंने 70+ आपको डायग्राम कराए हैं, चित्र कराए हैं, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो सीबीटी एग्ज़ाम है उसमें 10 से 15, इवन मैं कहूँगा 15 से 20 क्वेश्चंस किसके होते हैं, चित्र वाले ही होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि आप चित्र वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे क्या है आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि भैया जो आपके चित्र वाले क्वेश्चन है ना वो फिक्स है, उससे हटके बिल्कुल भी नहीं पूछता है। जितने भी मैंने आपको क्लास में कराए हैं उनमें से ही पूछेगा। क्लियर है? तो इसमें कह रहा है कि इस चित्र का नाम बताइए और इसमें वाइंडिंग कौन सी है ये आपको बताना है ना, वाइंडिंग का नाम बताना है। तो क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया है? बिल्कुल कराया है। आपको क्या करना है, ये आपका क्या होता है, स्किन वाइंडिंग होता है। क्या होता है? स्किन वाइंडिंग। अब करें, यहाँ पर काफ़ी बच्चे क्या है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्क्यू वाइंडिंग समझने लगते हैं। देखिए स्क्यू वाइंडिंग कैसी होती है ना, वो तिरछी होती है ना। और ये जो है निमी ने पिछली बार क्या करा था, इस ऑप्शन को राइट माना था, लेकिन इसने निमी ने इस बार सही आंसर मान लिया है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही लगा करके आना है, स्किन वाइंडिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है अल्टरनेटर में हीटिंग प्रभाव का क्या कारण होता है। जो अल्टरनेटर होता है ना इसमें हीटिंग प्रभाव का क्या कारण होता है ये आपको बताना है। तो भाई हीट क्यों करता है, लोड का निरंतर आप उतार चढ़ाव करेंगे, है ना, लोड बढ़ाएंगे घटाएंगे तभी तो हीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भैया 3 फेज, है ना, 3 फेज 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री की गणना कीजिए। और मैंने आपको बताया था विद्युत डिग्री का फॉर्मूला, है ना। जो विद्युत डिग्री होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स से आपको मल्टीप्लाई करनी है ना, किसकी, 180 डिग्री की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं आपको, 4 दे रखे हैं। तो 180 की आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 18 चौक 72। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 720 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, या इसकी क्या हो जाएगी, विद्युत डिग्री। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। वो यहाँ पर पोल कितने भी बदले, वो 4 कहे, 2 कहे, 6 कहे, है ना, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को धुआं कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार ओवरहेड लाइन का जोड़ का नाम बताना है। ये ओवरहेड लाइन का जोड़ है और ये भी मैंने चित्र वाली क्लास में आपको कराया है। तो इसका नाम क्या है, मैंने आपको बताया था ये ACSR जॉइंट है। क्या है, कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भैया चित्र में दर्शाए गए AC सिंगल फेज मोटर का नाम बताइए। ये AC सिंगल फेज मोटर है और इसका भी आपको नाम बताना है ना। तो मैंने आपको बताया था चित्र वाली क्लास में कि ये इसमें से, है ना, आर्मेचर में, रोटर में से होकर जा रही है। और जब भी ऐसा होता है तो ये कौन सी मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है ना। अगर ये इस तरह से साइड से होकर चली जाती तो ये हमारी रिपल्सन मोटर हो जाती। तो ये आप याद रखेंगे। तो अभी हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। जो एक इन्वर्टर होता है ना, जो एक साधारण इन्वर्टर होता है उसमें महत्वपूर्ण स्टेजेज, इंपॉर्टेंट स्टेजेज आपको बतानी क्या है। तो मैंने आपको बताई थी 3 स्टेज होती है, दोलक, एम्पलीफायर और
ट्रांसफार्मर। याद रखेंगे, 3 स्टेजेज होती हैं। पहली आपकी दोलक होता है, ढोलक नहीं दोलक, है ना, यानी ऑक्सीलेटर और एम्पलीफायर, है ना, और ट्रांसफार्मर, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को आपको लगाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भैया आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा होता है ना। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था ना, जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वही क्या होता है, आवृत्ति कन्वर्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर्स में। कह रहा है किसी संपर्कों के लिए नियंत्रण सर्किट वोल्टेज का चयन कैसे किया जाता है ना। जो किसी संपर्क, जो कॉन्टैक्टर होते हैं ना, कॉन्टैक्टर, उनके लिए हम जो है नियंत्रण सर्किट में वोल्टेज का चयन कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा, नो वोल्ट कॉइल के रेटिंग के अनुसार ये करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एज पर नो वोल्ट कॉइल रेटिंग, है ना। जैसी नो वोल्ट कॉइल की रेटिंग होगी वैसा ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज का चयन करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला क्रम में क्यों जोड़ा जाता है ना। इसका रीज़न आपको बताना है। तो इसका रीज़न क्या होगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में क्या करेगा, मोटर को सुरक्षित रखेगा। तो ये इसलिए करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं सारे ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे में हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबी बनेगी, और अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप लंबी लंबी वीडियोस देखें, है ना। तो इसलिए मैं वही को आंसर बता रहा हूँ जो राइट आंसर है ना। बाकी अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके भी लेक्चर्स मैंने बना रखे हैं ना, तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भैया बड़े डीसी जनरेटरों में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। जो बड़े बड़े डीसी जनरेटर होते हैं ना, उसमें हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान करते हैं, ये आपको बताना है, क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन में यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया के क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकन के प्रभाव को बेअसर करने के लिए। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकन के प्रभाव को बेअसर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये हमसे कह रहा है कि डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट यानी जॉग का उद्देश्य क्या होता है। JOG जॉग का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका हम उद्देश्य, इसका यूज़ करते हैं इंचिंग ऑपरेशन में। किसमें, इंचिंग ऑपरेशन में जॉग कुंजी का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, आपसे कह रहा है AC 3 फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं। यानी AC 3 फेज मोटर की बात कर रहा है ना। अगर यहाँ पर बात करता कि सबमर्सिबल है या पानी की मोटर है, तो हम क्या करते, तो हम जाते ऑप्शन नंबर ए के साथ, है ना, जो कि है PVC कवर्ड वायर टेप, है ना, PVC कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर, है ना, इसके साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 3 फेज जो मोटर होती है उनके लिए रिवाइंडिंग के लिए हम किस प्रकार के तार का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, सुपर इनेबल कॉपर वायर, इसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का क्या पर्पस होता है। जो कंट्रोल पैनल वायरिंग होती है उसमें हम जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है, ये आपको बताना है ना। तो ये क्या करता है, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, या फिर निरंतर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या फिर मोटर सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, मोटर सर्किट को बिजली आपूर्ति करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लेकिन निमी ने क्या मान रखा है, ऑप्शन नंबर ए मान रखा है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए के ही साथ जाना होगा, है ना, क्योंकि ये ऑप्शन राइट हो सकता है, लेकिन निमी ने क्या मान रखा है, ऑप्शन नंबर ए को। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही मार करके आएंगे, जो कि है सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत रहना, ऑप्शन सी नहीं लगाना है, हमें ऑप्शन ए लगाना है। क्लियर, ये मैंने करेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, ये आपको बताना है। क्लास ए जो एम्पलीफायर होता है उसका लाभ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था इसका हम यूज़ करते हैं मिनिमम डिस्टॉर्शन के लिए, है ना, न्यूनतम विकृति के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है इलेक्ट्रिकल ड्राइव होती है इस सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का यूज़ किया जाता है ना। इसमें किस पावर मॉड्यूलेटर का यूज़ किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, साइक्लो कन्वर्टर। क्या कहते हैं उसे? साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वीटी बोले तो टर्मिनल वोल्टेज ईजी मतलब उत्पन्न जो ईएमएफ होता है उसकी बात कर रहा है। तो डीसी शंट जनरेटर में शंट फील्ड आरएसएच का फॉर्मूला बताना है आपको। आरएसएच बराबर क्या होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको? ओम का नियम याद रखिए, V=IR होता है ना। और यहाँ पर आई का मान निकाला गया है, देख सकते हैं हर जगह आई है, मतलब आई का मान यहाँ पर निकालना है। तो कैसे हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? ये आर इसके मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो V/R हो जाएगा, है ना। तो आई बराबर V/R आ गया। तो देखिए आई बराबर E/R है, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। आई बराबर V/R, यहाँ पर देखेंगे आई बराबर क्या है? V/R। SH और T और इसे हटा देंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल लगेगा, देखिए, है ना। आई बराबर V/R है ना, तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो इस तरह से आप ओम के नियम से इस चीज़ को बड़े ही आसानी से समझ सकते हो, इसलिए मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता कि ISH बराबर VT/RSH, है ना। तो आपको सिंपल ओम का नियम याद रखना है और इससे आपको निकाल लेना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। कह रहा है कि चित्र में दिखाए अनुसार किसी प्रकार की एकल चरण मोटर को दर्शाया गया है, यानी कि किस प्रकार की जो सिंगल फेज मोटर है इसे दर्शाया गया है। तो हमें जो चित्र है इसे देखकर बताना है। और ये सारे के सारे चित्र मैंने चित्र वाली क्लास में करा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो दो हमारे लिए यहाँ पर कैपेसिटर दिख रहे हैं, है ना। दो कैपेसिटर दिख रहे हैं। ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये रनिंग वाइंडिंग है। दो वाइंडिंग हमारे पास है, तो दोनों वाइंडिंग को एक एक कैपेसिटर दे दिया जाएगा, है ना। तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, है ना। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर दो कैपेसिटर हैं तो अब मान लीजिए अगर यहाँ पर सिर्फ एक कैपेसिटर होता है ना, सिर्फ मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह से एक कैपेसिटर दिया है, तो आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर हो जाती। लेकिन कैपेसिटर के साथ यहाँ पर ऑक्सिलरी स्विच भी दिया है इस तरह से, तो ये आपका क्या हो जाता? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, है ना। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है इंडक्शन मोटर के टॉर्क और स्लिप के बीच क्या संबंध है। जो टॉर्क होता है और जो स्लिप होता है इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो भाई मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि जो टॉर्क है अगर इसे बढ़ाएंगे तो स्लिप भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर टॉर्क को हम घटाएंगे तो स्लिप भी क्या होगा? घटेगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉर्क घटता है तो स्लिप स्थिरांक, ऐसा नहीं है कि टॉर्क बढ़ते हैं तो स्लिप कांस्टेंट रखता है, ऐसा तो है नहीं। टॉर्क बढ़ता है तो स्लिप बढ़ती है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगर टॉर्क बढ़ाएंगे ना तो स्लिप भी बढ़ेगी, है ना। टॉर्क बढ़ाएंगे तो स्लिप भी क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो टॉर्क घटता है तो स्लिप बढ़ती है, ये तो गलत बात है। टॉर्क बढ़ता है तो स्लिप घटती है, ये भी गलत बात है, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब इसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? स्लिप भी बढ़ेगी, और स्लिप को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है। इसके ही साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 1000 RPM पर 6 ध्रुवों वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति बतानी है ना। तो इसमें क्या करना है भैया? फ्रीक्वेंसी बतानी है। और फ्रीक्वेंसी काफ़ी आसान है, मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? NS बराबर 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल्स। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। NS बराबर 120 है, 120 लिख दिया, इंटू फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, अपॉन पोल कितने दे रखे हैं? तो पोल हमें दे रखे हैं 6, है ना। और NS की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है, जो कि क्या है? 1000 RPM, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1000 RPM। यहाँ पर क्या आएगा? बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 20 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 1000 = 20 इंटू एफ, है ना। और ये क्या है? मल्टीप्लाई में, तो 20 यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 1000/20 = F हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, और 2 पंजे 10 यानी 50, है ना। कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी 50 आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 50 दिया ही नहीं है, जो कि ऑप्शन क्या है? यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर एक जगह आप क्या करेंगे भैया? 50 कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया है। बाकी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट देगा, है ना। तो यहाँ पर 50 कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर आ गया है 50, जो कि आपको मैंने बता दिया कैसे आया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है चित्र में दिखाए अनुसार बेयरिंग का नाम बताइए। ये आपका एक बेयरिंग है, इसका नाम आपको बताना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या समझते हैं इसे जो है
बुश बेरिंग समझने लगते हैं, है ना। तो बुश बेरिंग ये नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये बेरिंग है और इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर बॉल की तरह बनी है ना, बॉल की तरह बनी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉल बेरिंग कह देंगे, है ना। सिंपल है ना। तो यहाँ पर देखिए बॉल बेरिंग आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। रोलर बेरिंग में क्या होता है, रोलर बेरिंग में इस तरह से बेलनाकार जो है गोली बनी हुई होती है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रोलर बेरिंग। फिलहाल हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बॉल बेरिंग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है एसी कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है। यहाँ पर ये आपके लिए वाइंडिंग का चित्र दे दिया है, कह रहा है इसका नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया था चित्र वाली क्लास में कि ये हमारी क्या होती है, होल कॉइल वाइंडिंग होती है। क्या होती है, होल कॉइल वाइंडिंग, जिसे हम पूरे कुंडल वाइंडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते भैया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग के समय डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, तो इसमें स्टार्टिंग के समय, जो स्टार्टिंग के टाइम पर डैम्पर वाइंडिंग जो होती है ना, उसका क्या यूज़ है, उसका पर्पस क्या है, ये आपको बता देना है ना। तो स्टेटर फ्लक्स का विरोध करने के लिए, है ना, या फिर एक टॉर्क उत्पन्न करता है और सिंक्रोनस गति के करीब चलाता है, या फिर स्टेटर फ्लक्स का विरोध करता है, या फिर एक नियत गति बनाए रखने के लिए। और तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के ही साथ जाएगा। क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एक टॉर्क उत्पन्न कराता है ना, और क्या करता है, और सिंक्रोनस गति के करीब चलाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि आपसे कह रहा है यदि कॉइल 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजेसेंट कॉइल 2 के शुरुआत में, है ना, शुरुआती लीड से जुड़ा है, तो वाइंडिंग का नाम आपको बताना है। यानी एक के बाद किससे, 2 से जुड़ा है, मतलब कोई गैप नहीं आ रहा है। और मैंने आपको बताया कोई गैप नहीं आता है तो सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है ना। क्या होती है, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग नहीं बल्कि सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या है, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अगर यहाँ पर बोलता है एक के बाद 3, मतलब फिर क्या होता है, एक का गैप आ रहा है ना, और एक का गैप आता है तो वो आपकी डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है ना, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अगर 2 का गैप आने लगे तो ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, अगर 3 का गैप आए तो क्वाड्रप्लेक्स लैप बाइंडिंग। इस तरह से आप याद रखेंगे। ओके, तो अभी आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भैया SF6 सर्किट ब्रेकर में किस गैस का उपयोग करते हैं। तो SF6 इसने नाम ही बता दिया, है ना। तो ये क्या है, SF6। तो SF6 को हम कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या कहते हैं भैया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा उपकरण भौतिक मात्रा का पता लगाता है ना। कौन सा उपकरण भौतिक मात्रा का पता लगाएगा, स्टार्टर पता लगाएगा नहीं, मोटर पता लगाएगा नहीं, सर्किट ब्रेकर भी नहीं लगाएगा, सेंसर, है ना। सेंसर क्या करता है, ये फिजिकल क्वांटिटी का पता लगाता है, यानी फिजिकल जो आपकी क्वांटिटी होती है, यानी जो आपकी भौतिक मात्रा होती है उसका पता लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से भी आप पता लगा सकते थे कि स्टेटर तो ऐसा कुछ पता नहीं लगाता है ना, मोटर तो इससे कुछ रिलेट ही नहीं रखती है ना, और सर्किट ब्रेकर तो सर्किट को ब्रेक करता है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 26 नंबर, कह रहा है AC 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप में प्रतिशत की गणना करने के लिए सूत्र का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन बनेंगे, है ना। अगर आपसे कह रहा है नॉर्मल स्लिप, है ना, स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बनाया था NS - NR, है ना। ये आपका नॉर्मल स्लिप का फॉर्मूला हो गया। अगर बोलेगा परसेंटेज स्लिप, है ना, ध्यान से समझिएगा, अगर नॉर्मल स्लिप का फॉर्मूला पूछेगा तो NS - NR, है ना। अगर पूछेगा परसेंटेज स्लिप तो फॉर्मूला हो जाएगा NS - NR अपॉन NS इंटू 100 को लगा रहे हैं क्योंकि भैया परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो याद रखिएगा अगर नॉर्मल फॉर्मूला पूछेगा तो आपका ये वाला होगा, अगर परसेंटेज स्लिप पूछेगा तो आपका ये वाला आंसर होगा, यानी NS - NR बटे NS इंटू 100। और इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो भैया फॉर्मूला तो ज़रूर आपको याद कर लेना चाहिए, तो याद ज़रूर कर लेना। ओके, तो यहाँ पर हमसे बोला है प्रतिशत स्लिप के बारे में। तो प्रतिशत स्लिप का मैंने अभी आपको बताया NS - NR बटे NS। तो कहाँ पर दिख रहा है, NS - NR बटे NS इंटू 100। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दी गई सत्यता तालिका आपको बताना है कि लॉजिक गेट किसको संदर्भित करती है। यानी कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल दे देगा, है ना, ट्रुथ टेबल देगा और बोलेगा ये कौन से गेट की ट्रुथ टेबल है ना, सत्य तालिका है, ये आपको बताना है।
तो मैंने आपको बताया था अगर ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन आएगा, सत्य तालिका से क्वेश्चन आएगा, इस तरह से अगर टेबल आपको देगा तो कहीं पर भी आपको नहीं देखना है, बस यहाँ पर देखना है ना। जो आपको ये एक्सप्रेशन दी है ना, ये एक्सप्रेशन होती है ना, और आपको क्या करना है, बस इसी को देखना है और कहीं पर आप देखिएगा भी मत, सिर्फ आपको इसको देखना है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब मैं आपको बता देता हूँ ज़रा एक्सप्रेशंस, है ना। ये और गेट हो गया, ये एंड गेट हो गया और ये नॉट गेट हो गया। चलिए नॉट गेट को तो छोड़िएगा, है ना। यहाँ पर नॉर गेट ले लेते हैं, यहाँ पर नॉर गेट हो गया और नैंड गेट हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखिए और गेट की एक्सप्रेशन कैसी होती है, ए प्लस बी, क्या होती है, ए प्लस बी। एंड गेट की क्या होती है, ए डॉट बी, क्या होती है, ए डॉट बी। नॉर गेट की क्या होगी, नॉर गेट में और आ रहा है ना, और मतलब और की पहले लिख दीजिए इस तरह से, है ना। एन आ गया तो ऊपर डंडा खींच दीजिए। यहाँ पर एंड है ना, तो एंड की एक्सप्रेशन लिख दीजिए ए डॉट बी, है ना। एन आ गया तो ऊपर डंडा खींच दीजिए, ले लीजिए भाई, आपकी जो एक्सप्रेशन है ना वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपको करना क्या है, इन एक्सप्रेशन को याद रखना है। अब यहाँ पर हमसे देखना है कि ये वाली एक्सप्रेशन कहाँ पर दिख रही है, तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दे रखी है ना, तो ये किसकी है, नॉर गेट की है। तो नॉर आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं अगर चाहता आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बताता और आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ आपको क्यों समझाई, इसलिए समझाई क्योंकि भैया सीबीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा तो अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो आप उसे फोड़ देंगे, है ना। तो समझ में आ गया ना। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो इसे आपको ज़रूर याद रखना है। और हाँ, अगर आपके ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन आएगा यानी सत्य तालिका से आएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है ना। यहाँ क्या लिखा है कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है और आप बता देंगे कि ये कौन से गेट की सत्य तालिका है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 28 है, कह रहा है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या मैंने आपको नहीं बताया, ये हर सेट में मैंने आपको बताया है कि ई बी बराबर क्या होता है, ZNP/60A। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, बताइए ये कोई टफ फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर दिख रहा है, ZNP है लेकिन 5 नीचे दे दिया, गलत हो जाएगा। 60 ऊपर दे दिया भाई साहब, गलत हो जाएगा। 60 यहाँ पर भी ऊपर दे दिया, गलत हो जाएगा क्योंकि 60 नीचे है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे Z है, N है ना, यहाँ पर N है, यहाँ पर P है, 5 भी है, बहुत बढ़िया। 60A नीचे दे रखा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना, तो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन तो आप यूं ही चुटकियों में कर सकते हो, है ना। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन के भी नंबर फिक्स होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 29 नंबर, कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो क्या आप इसे नहीं जानते, ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा, है ना, ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा जो इसे नहीं जानता हो, है ना। आप मुस्कुराते हुए इसका आंसर बता रहे होंगे कि भैया ये तो क्या है, ये योक और फ्रेम है। क्या है, योक और फ्रेम है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि भैया पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ना, तो इसे आप कैसे ही गलत कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया है डीसी मोटर का प्रकार बताइए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखे हैं चित्र वाले में, क्लास में, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये आपका आर्मेचर हो गया, है ना। और ये वाइंडिंग कैसी जुड़ी है, सीरीज में जुड़ी है। तो क्या कौन सी वाइंडिंग हो गई, सीरीज वाइंडिंग, जिसे हम SE से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी है इस तरह से, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, SH, मतलब शंट वाइंडिंग। पैरेलल को वाली वाइंडिंग को हम शंट वाइंडिंग कहते हैं। ओके, तो अगर किसी मोटर में आपको दोनों वाइंडिंग दिखे, जैसे सीरीज और शंट दोनों, तो आपको करना क्या होता है, आपको ध्यान देना है शंट वाली वाइंडिंग पर, है ना। शंट वाली वाइंडिंग पर ध्यान देना है इस पर। और आपको ये देखना है कि ये वाइंडिंग जो है किस किस को कवर कर रही है। क्या ये सिर्फ आर्मेचर को कवर कर रही है, अगर सिर्फ आर्मेचर को कवर कर रही है तब तो ये हो जाएगी शॉर्ट, है ना। अगर ये इस तरह से ये पूरे आर्मेचर के साथ साथ सीरीज वाइंडिंग को भी कवर करती तो ये हो जाती लॉन्ग, है ना। इस चीज़ को आपने याद रख लिया ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसे आप याद रखिएगा, अगर जो सीरीज वाइंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर को कवर कर रही है मतलब वो शॉर्ट है, अगर सीरीज वाइंडिंग दोनों को कवर कर रही है मतलब वो लॉन्ग है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप मुझे खुद बताइए, ये वाइंडिंग किसे कवर कर रही है, सिर्फ आर्मेचर को कवर कर रही है, तो क्या इसे कहेंगे, इसे शॉर्ट वाइंडिंग कहेंगे, है ना। शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, क्या कहेंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको कहीं पर डाउट लगे भी तो एक बार आप मुझे कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है एन चैनल जेफ्ट का गेट टर्मिनल कैसा होता है ना, गेट अभिनत कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया था गेट सोर्स के साथ पस्ट अभिनत, यानी गेट्स आर रिवर्स बाइड विद सोर्स, है ना। सोर्स गेट के साथ कैसा होता है,
सोर्स गेट के साथ पश्च अभिनत होता है यानी रिवर्स बाइस होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि ड्राइव या एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन है ना, जो डीसी ड्राइव है या फिर एसी ड्राइव है, इसमें बेसिक ऑपरेशन के लिए एलईडी का क्या उद्देश्य है। एलईडी का क्या उद्देश्य है, तो ये क्या करता है, पैरामीटर की निगरानी करता है। जो एलईडी होता है ना, ये क्या करता है, पैरामीटर की निगरानी करता है, मॉनिटर करता है ना। पैरा निगरानी का मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर गार्ड की तरह उसकी सिक्योरिटी बनकर खड़ा है, उसका मतलब ये होता है कि वो पैरामीटर जो होते हैं ना उनकी मॉनिटर करने का काम करता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 33rd नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव वेव फॉर्म है ना, जो पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है ना। तो वो कौन सा है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्या कहते हैं उसे, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपसे कह रहा है कि डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह से ग्लेजिंग द्वारा बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाया जाता है। यानी इस तरह से आपका जो डिस्क इंसुलेटर है ना, डिस्क पिन इंसुलेटर, तो वो इस तरह से क्यों बनाया जाता है, ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है ना। तो इसे हम यहाँ से क्यों झुकाते हैं, अंदर की ओर क्यों दबा देते हैं, इसका रीज़न आपको बताना है। तो देखिए ये क्या होता है, आपके खंभे जो पोल होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, बाहर लगे होते हैं और बारिश होती है, तो अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो बारिश का पानी इन पर रुक जाएगा और बारिश का पानी रुकेगा तो क्या करेगा, वायर को ख़राब करेगा, स्पार्किंग करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसे अंदर की ओर धंसा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर बारिश का पानी आए तो वो नीचे की ओर टपक जाएगा, है ना। यानी बारिश का पानी यहाँ पर नहीं ठहर पाएगा और नहीं ठहरेगा तो यानी कि अपना आपका वायर भी सेफ और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, है ना। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए वर्षा के पानी को टपकाने के लिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर है, कह रहा है डीसी जनरेटर में पोल कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई है, जहाँ पर भी लेमिनेट शब्द आ जाए ना, वहाँ पर समझ जाइएगा कि ईडी करंट को कम करने की बात हो रही है ना। यहाँ पर जो है लेमिनेट जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आप समझ जाइए कि ईडी करंट जो हानि होती है उसे कम करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, ईडी करंट हानि को कम करने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है किस प्रकार की डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच बैक पिच से क्या होती है, अधिक होती है। यानी मेरे पास जो फ्रंट पिच है, देखिए एफ का मतलब फ्रंट और वाई का मतलब पिच, है ना। फ्रंट पिच और वाई का मतलब पिच और बी का मतलब बैक, है ना। तो फ्रंट पिच कैसी है, बैक पिच से अधिक है ना। तो जो बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं इस तरह से, है ना। तो फ्रंट पिच क्या है, ज़्यादा है, और बैक पिच कैसी है, कम है। मतलब क्या है, रेट्रोग्रेसिव, इसे हम क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव कहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें ये उल्टा हो जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फ्रंट पिच क्या है, कम है, और बैक पिच क्या है, ज़्यादा है ना। तो ये हो जाता प्रोग्रेसिव। तो इसे आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ प्रोग्रेसिव, जिससे कि आप एक स्क्रीनशॉट ले सकें। और ये आपकी क्या है, ये आपकी रेट्रोग्रेसिव है, ओके, रेट्रोग्रेसिव। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। आपसे पूछेगा फ्रंट पिच अधिक है और बैक पिच कम है तो क्या होगा, तो रेट्रोग्रेसिव होगा। अगर फ्रंट पिच कम है और बैक पिच ज़्यादा है तो क्या होगा, तो प्रोग्रेसिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भैया कौन सा उपकरण मापे या परीक्षित मात्रा को एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अब ये हो सकता है आपको हिंदी बहुत ज़्यादा टफ लगी हो। तो देखिए कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड क्वांटिटीज़, है ना। तो ऐसा कौन सा है, तो भैया उसे हम कहते हैं CRO। यानी CRO की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर लिखिए ना, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। क्या कहते हैं, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ट्रेड थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 220 RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा। तो पीक वोल्टेज का आपको मान बताना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है भैया, कमेंट में आपको आंसर करना है इसका। यानी ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए HW। अब भाई देखिए 38 क्वेश्चन है, क्या मैं उनमें से एक क्वेश्चन भी आपको HW के लिए नहीं दे सकता, इतना तो हक मेरा बनता है भाई, है ना। तो ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन HW में, इसका आंसर कहीं से भी खोजिए, इसका आंसर आपको बताना है। और ऐसा नहीं कि आपने ABCD बता दिया या फिर 311 या फिर जो भी आपका है आंसर है वो आपने लिख दिया। आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना है ना, पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना है। और जिसका भी पूरा सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आएगा और जिसका भी आंसर सही होगा,
यानी राइट आंसर होगा उसके आंसर को मैं क्या करूँगा भैया, पिन कर दूंगा, है ना। पिन करूँगा तो क्या होगा, और भी स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा इसका राइट आंसर क्या है, और प्लस उनके लिए एक स्माइली, प्यारी सी स्माइली भी दूंगा। ओके, तो ये आपको करना है भैया, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है ना। ये आपके लिए होमवर्क है और मैं ज़रूर कमेंट चेक करूँगा। अब यहाँ पर आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके 38 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, है ना, ये भी आप मुझे बताइएगा। सॉरी 38 तो मैंने कराया नहीं है, 37 है ना। 37 में से आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को, और इसके टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से कितने सही जाएंगे वो भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, कह रहा है पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो ऐसी कौन उसे पुस्तिका को क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, प्राइस कैटलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइस कैटलॉग यानी मूल्य सूची। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो कि पब्लिश करती है शेड्यूल ऑफ रेट्स को, है ना। तो वो कौन सी अथॉरिटी है भाई, जाहिर सी बात है वो आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, है ना। जो दरों की अनुसूची प्रकाशित करेगा वो आपका सरकारी विभाग होगा, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है। और मैंने आपको बताया था जो लुब्रिकेंट होता है ना, लुब्रिकेंट क्या करता है भैया, घर्षण को कम करता है। क्या करता है, घर्षण को कम करता है। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको, घर्षण को कम करने के लिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो लुब्रिकेंट है ना, इससे क्या होता है, घर्षण कम होता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि घर्षण को कम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, आपने एक क्वेश्चन तैयार किए तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो काफ़ी आसान है, देखिए मेरे पास 14x है प्लस 3y है, लेकिन मैं x वाले को एक तरफ लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, है ना। प्लस यहाँ पर देखिए 3y और 2y है, इन्हें एक तरफ लिख लेते हैं, 3y प्लस 2y, है ना। ये अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 14x और 25x, यानी 14 और 25 कितने हो जाते हैं, 39, और x है तो x आ जाएगा, प्लस 3y और 2y कितने हो जाएंगे, 3y और 2y हो जाएंगे 5y, है ना, 5y हो जाएंगे ना। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि a की पावर m बटे a की पावर n, और ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाएगा आपसे, एक बार डिवाइड में करके देगा, या एक बार आपसे कहेगा a की पावर m इंटू a की पावर n। तो याद रखिएगा, गुणा में एक रूल चलता है कि बेस सेम तो पावर ऐड, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे इस तरह से, है ना। और डिवाइड में क्या होता है, बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट, यानी इस तरह से घटा देंगे, है ना। तो भाग में क्या करते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर को घटा देते हैं, और गुणा में क्या करते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर डिवाइड है, मतलब यहाँ पर माइनस होगी पावर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है ना। तो आपने देखा होगा, लाभ को अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे इतना लाभ हुआ, तो कैसे कहता है, मुझे 50% का लाभ हुआ, मुझे 100% का लाभ हुआ, है ना। परसेंट में बोला ना उसने, तो परसेंट में हम क्या करते हैं, लाभ को व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से कितने सही जाते हैं वो भी आप कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर हमारे निम्नलिखित में से बैटन होल्डर को पहचानना है ना। इसमें से हमें पहचानना है कि बैटन होल्डर कौन सा है। तो ये और ये मिलकर ये एंगल होल्डर बन जाएंगे। ये तो एंगल होल्डर है। ये कौन सा होल्डर है, ये पेंडेंट होल्डर है। इसे क्या कहते हैं, पेंडेंट होल्डर कहते हैं। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका क्या हो जाएगा, बैटन होल्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है बैटरी के प्रतीक को पहचानिए। तो ये तो भैया वोल्ट मीटर है, इसका बैटरी से तो कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो वोल्ट मीटर हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, है ना, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका लैंप हो गया, है ना। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यही राइट आंसर है। अब देखिए बैटरी और सेल में आपको कन्फ्यूजन होती है, तो दूर कर देता हूँ। सेल में क्या होता है, सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं, बड़ी वाली लैग पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव, है ना। ये आपका हो गया सेल, है ना। अब अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा सेलों को इस तरह से जोड़ देता हूँ, है ना। एक सेल आपका ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये, है ना। मैंने क्या किया, 3 सेलों को यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई, ये बन गई बैटरी, है ना। इसे ये बन गई बैटरी, बड़ी लैग पॉजिटिव और छोटी नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से बैटरी बन जाती है। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है फोटो डायोड का सिंबल आपको पहचानना है।
सबसे पहले तो जानिए डायोड का सिंबल कैसे होता है। डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है और ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपसे फोटो डायोड का पूछेगा और एक आपसे एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड का पूछेगा, है ना। तो फोटो डायोड का पूछेगा तो क्या होता है, देखिए फोटो डायोड में क्या होता है, अंदर की ओर एरो की डायरेक्शन होती है कुछ इस तरह से, और एलईडी में क्या होता है, बाहर की ओर डायरेक्शन होती है कुछ इस तरह से। इसे याद करने की कोई ट्रिक बता दीजिए। तो शानदार सी ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए फोटो आ रहा है ना, इसमें फोटो, इस वाले डायोड में क्या आ रहा है, फोटो, और फोटो की बात आती है तो हम आ जाते हैं मोबाइल वाले एग्जाम्पल पर। आप अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते तो वो कहाँ पर जाता है, आपके मोबाइल की मेमोरी के अंदर जाता है ना, मेमोरी के अंदर जाकर सेव होता है, मतलब अंदर की ओर एरो की डायरेक्शन कर देंगे, है ना। एलईडी बल्ब आपने देखा ही होगा, एलईडी बल्ब क्या करता है, बाहर की ओर रोशनी फेंकता है। क्या करता है, बाहर की ओर रोशनी फेंकता है, तो बाहर की ओर एरो की डायरेक्शन कर देंगे। ये सबसे ज़बरदस्त ट्रिक है, इस तरह से आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए एरो की डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोटो डायोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है वेव फॉर्म को पहचानिए। तो यहाँ पर वेव फॉर्म दिख नहीं रही है, तो एक बार मैं वेव फॉर्म बना देता हूँ। इस तरह से आपको वेव फॉर्म दी जाएगी और ये बच्चा जानता भी है। इस वेव फॉर्म का नाम क्या है, साइन वेव, है ना। क्या है, साइन वेव, साइनोसोडल वेव फॉर्म इसे कहा जाता है। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर साइन वेव ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नोज प्लायर पूछ रहा है और ये ITI फर्स्ट ईयर का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये आपका नोज प्लायर है, जिसकी नाक लंबी है वही आपका नोज प्लायर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है। तो फ्यूज होता है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बता रखा है। फ्यूज आपका क्या होता है, सुरक्षात्मक उपकरण होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट की रास्ते में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है ना। कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है करंट को, है ना। मैग्नेट अलग ही चीज़ हो गई, तो अलग ही ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो अब हम आ जाते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो अभी आपने WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन मतलब 12 क्वेश्चन करे और इसमें से कितने सही हैं फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, ओके। जिसके भी ज़्यादा स्कोर रहेगा उसके लिए मैं स्माइली ज़रूर भेजूंगा, तो इस बात का आप याद रखेंगे, ओके। तो अब हम आ जाते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है रिक्त स्थानों को उचित शब्द से भरें ताकि एक सार्थक शब्द बन सके। तो यहाँ पर क्या कर रहा है भैया, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। प्रिंसिपल क्या करते हैं, मनोज को बुलाते हैं और क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल आस्ट, प्रिंसिपल कहते हैं कि टू शो हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। CTS का मतलब ही होता है ITI, है ना, ITI, है ना। तो ये क्या, जो प्रिंसिपल है वो मनोज को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपना ITI का सर्टिफिकेट दिखाओ, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हिम, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात, हर किसके लिए यूज होता है, हर यूज होता है लड़की के लिए, है ना। लकड़ी तो नहीं लिख दिया, लड़की है, तो यहाँ पर जो हर है ना वो यूज़ होता है लड़की के लिए, है ना। और हिज है ना, हिज वो किसके लिए होता है, लड़के के लिए यूज होता है, लड़के के लिए, है ना। तो जो लड़की वाले ऑप्शन है वो तो हटा ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मनोज है, मनोज लड़की का नाम थोड़ी होता है ना। मनोज तो लड़के का नाम होता है, तो लड़की वाले ऑप्शन हटा दीजिए। जैसे हर हो गया, इसे हटा दीजिए, इसमें भी हर आ गया, इसे भी हटा दीजिए, इसमें भी हर आ गया, इसे भी हटा दीजिए। तो आप राइट आंसर तक खुद ही पहुँच गए। अब मुझे बताइए, है ना, इससे आसान ट्रिक कोई आपको बताएगा, नहीं बताएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी हर वाले ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, तो एक ही ऑप्शन बचा, वही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हिम आ जाएगा और यहाँ पर हिज आ जाएगा, यानी द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब होता है। माइग्रेशन का नाम आपने सुना है, बिल्कुल सुना होगा। माइग्रेशन का एक सर्टिफिकेट बनता है ना। तो उसमें क्या होता है, आप जैसे अपने काम के लिए किसी दूसरी जगह पर जाते हो, है ना, किसी दूसरे शहर में जाते हो, तो वहाँ पर जो है माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए काम के लिए एक ही जगह पर, एक ही जगह की बात ही नहीं हो रही है ना, नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, तब हमें माइग्रेट करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी ही चल रही है। बायोडेटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। बायोडेटा मतलब जो रिज्यूमे होता है ना, रिज्यूमे में क्या क्या शामिल आप करेंगे। क्या आप बचपन की यादें शामिल करेंगे, ऐसा तो नहीं कर रहे, है ना। क्या आप मूवीज़ लिखेंगे कि मेरी ये मूवी फेवरेट है ना। क्या मेरी धुरंधर मूवी फेवरेट है, ऐसा थोड़ी लिखेंगे, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। क्या आप उसमें शौक लिखेंगे, पसंदीदा भोजन लिखेंगे कि मुझे आलू मटर पसंद है, ऐसा भी आप नहीं करने वाले, है ना। आप क्या करेंगे भैया, अपने रिज्यूमे में संपर्क जानकारी डालेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, है ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और शैक्षणिक विवरण डालेंगे, एजुकेशनल डिटेल्स जो होंगी वो आप डालेंगे, स्किल्स डालेंगे, आपके पास क्या क्या कौशल है, क्या क्या स्किल है, कार्य अनुभव डालेंगे, एक्सपीरियंस आपके पास क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें रिज्यूमे में डालने वाली है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है तो उसे, है ना, अब आपको ही ले लीजिए, अगर आप किसी दूसरे शहर में जाएंगे, है ना, नौकरी के लिए, काम के लिए, तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे? जाने के लिए वहाँ पर यात्रा और करने और रहने के लिए कितना खर्च आएगा, अर्न और सेव कितना करेंगे, बिल्कुल ये सारे डाउट्स आएंगे आपके मन में। ऐसा नहीं है कि आप बैंक से ऋण के लिए अप्लाई कर देंगे, है ना, कि आप नई जगह जाने के लिए नौकरी की तलाश में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि मैं बाहर रहूँगा, है ना, तो आने जाने का खर्चा क्या रहेगा, है ना, वहाँ पर कितना खर्चा आएगा और रूम रेंट वगैरह कितना दूंगा, कितना मैं अर्न करूँगा और कितना सेव कर पाऊँगा। तो ये सारे डाउट्स आते हैं, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप आजीवन यानी लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं अगर आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो भाई जीवित रहने से क्या मतलब है ना, ऐसा तो नहीं है जो लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं तो वो लाइफ लॉन्ग लर्नर हो गए, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से जुड़ना, तो भाई आपने ऑनलाइन कोई कोर्स खरीद लिया तो क्या आप आजीवन सीखने वाले हो गए, ऐसा भी नहीं है। आपने पीएचडी कर ली तो क्या आप आजीवन सीखने वाले हो गए, ऐसा भी नहीं है। देखिए आजीवन सीखने वाला हम उसी को कहते हैं जो अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहता है और जोड़ते रहता है ना, जहाँ से भी उसे जो ज्ञान मिल रहा है वो बटोर रहा है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर कहते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि मेरे पास पूरा ज्ञान हो गया, वो हमेशा यही सोचता है कि मेरे पास ज्ञान की कमी है, वो हमेशा क्या करता है, ज्ञान जोड़ते रहता है, बढ़ाते रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सी एक ऐप आधारित गिग इकोनॉमी है जो कि पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों को मदद करती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए होम कैटरिंग या फिर स्थायी कर्मचारी या फिर स्वतंत्र ठेकेदार। तो ये तो ऑप्शन अलग ही हो गए ना, क्योंकि यहाँ पर ऐप की बात करा, ऐप तो ऐप तो है नहीं, ये ऐप हमारा एक ही है स्विगी, और स्विगी क्या करता है, आपको पार्ट टाइम जॉब भी प्रोवाइड करता है ना, आप डिलीवरी वाली जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप जो है फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन कहेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है ना। आप किसी इन्वेस्टर से मिल रहे हैं तो आप ऐसा क्यों करेंगे? देखिए इन्वेस्टर की चिंताओं को समझना और प्लान को उनका विश्वास जगाने के लिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रीन माइंडसेट के लिए अच्छा अभ्यास क्या है? अब ग्रीन माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि हरा दिमाग, है ना, वो अलग चीज़ हो गई। ग्रीन माइंडसेट का मतलब होता है कि जो पर्यावरण की रक्षा करे, है ना, और जो चीज़ें हैं उन्हें पुनर्चक्रित करे, है ना, तो कचरे को अलग करे और पुनर्चक्रण करे। ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रिंट आउट, भाई प्रिंट आउट से क्या ही लेना देना है इसका, है ना। हर समय एयर कंडीशनर एसी चालू करना, है ना, उसका उपयोग करना, तो ये तो गलत बात है ना। आप हमेशा एयर कंडीशनर चला रहे हो तो ये तो गलत बात है। और हर समय लाइट ऑन रखना ये भी गलत बात है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तब और वह तुरंत काम को दूसरा ढूंढना, मतलब काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है तो उसे क्या कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक लड़का है ना, और ये एक मशीन पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और वो मशीन में क्या हो गई, खराबी आ गई, है ना, मशीन में क्या होगी, खराबी आ गई, कहीं से काम नहीं कर रही है। तो ये क्या करेगा, इस काम को करने का कोई दूसरा एक्सटर्नल तरीका ढूंढ लेगा, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे बैग का रंग चुनना कहेंगे, या फिर विभिन्न बैग डिज़ाइन के प्लान बनाना, या फिर बैग के लिए मटेरियल चुनना, या फिर विद्यार्थी के बैग को टेस्ट करना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, विभिन्न बैग डिज़ाइन के प्लान बनाना। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है और इसमें कहीं पर भी बैग का जिक्र नहीं किया है ना, बैग का जिक्र नहीं किया, बल्कि इंग्लिश वाले में तो किया है लेकिन इसमें पता नहीं क्यों नहीं किया है, हिंदी वाले में, है ना। तो इसलिए आपको कहता हूँ इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करें, है ना। तो बैग की बात कर रहा था, तो विभिन्न बैग डिज़ाइन का प्लान बनाना, ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है? आप जो सीखते हैं उस पर विचार क्यों करते हैं? इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है, या ये अच्छा टाइम पास है, या लिखावट में सुधार होता है, या फिर सभी कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि याद रखने में और बेहतर समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? जो कोविड जैसी महामारी आई है तो उसके बाद
है ना। उसके बाद कैसा दिखता है आपको कार्यस्थल, तो घर और ऑफिस के काम क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कोविड आ गया था, तो उसके लिए जो है ऑफिस में जॉब नहीं कर सकते थे, तो जो है लोग घर से ही अपना काम कर रहे थे, है ना। घर से पार्ट टाइम जो कहते हैं ना, पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम, तो वो करना शुरू कर दिए थे। आज के टाइम में क्या है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, तो एक तरफ से पूरा जो है मिक्सचर बन चुका है, इसलिए कह रहा है घर और ऑफिस के काम का मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तब वह काम को करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है, तब उसे क्या कहेंगे, है ना। तो देखिए, ऑनेस्टी या फिर सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी नहीं, उसे कहेंगे अडॉप्टेबिलिटी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, इसके पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो क्लियर है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, अडॉप्टेबिलिटी, मतलब अडॉप्ट करना चीज़ों को, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फिटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति उपयुक्त होगी, ये आपको बताना है। तो फिटर जॉब की ज़रूरत है, ऐसा आप लिखेंगे तो ज़रूरत सही नहीं है। तत्काल ध्यान की देने की आवश्यकता है, या फिर नई नौकरी के लिए आवेदन। सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए, सबसे पहले अपना नाम लिखा है, फिर फिटर पद हेतु आवेदन लिखा है, फिर इसके बाद अपना मतलब नाम लिखा है। तो यहाँ से आप समझेंगे, तो फिटर हेतु आवेदन और उसके बाद नाम लिख देंगे, तो ये एक सही तरीका है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऐसे नहीं कहेंगे फिटर जॉब की ज़रूरत है ना, ये गलत तरीका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में दी गई जानकारी में से एक है, ये आपको बताना है ना। उनके साथ अनुभव के बारे में पूछना, या फिर ऑफिस टाइमिंग के बारे में पूछना, या फिर कंपनी की भूमिकाओं के बारे में पूछना। तो ये तो क्या है, ये तो फॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन किसी के घर के बारे में पूछोगे, और सुनाइए घर में क्या चल रहा है, घर पे सब ठीक है वगैरह, तो ये आपका इनफॉर्मल वाली बात हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हो गई है, तो आप क्या करेंगे। क्या आप अपनी गलती को जानने के लिए किसी और का इंतज़ार करेंगे, ऐसा आप तो नहीं करने वाले। या फिर गलती के लिए टीम के सभी सदस्यों को दोष देंगे, भाई गलती आपने करी है तो टीम को क्यों ही दोष देंगे, तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। गलती को नज़रअंदाज कर देंगे और काम जारी रखेंगे, ऐसा नहीं करना है। गलती को इग्नोर नहीं करना है, वरना आप गलती रिपीट करेंगे, है ना। आपको करना क्या है, गलती के बारे में अपने बॉस को बता देना है। आप कहेंगे भैया आप तो मरवा रहे हो, है ना, बॉस को बताएंगे, फिर वो डांटेंगे वगैरह। तो देखिए, आप अपने बॉस को बताओगे तो एक ऑनेस्ट वाली बात हो जाएगी कि हाँ आपसे गलती हुई लेकिन आपने बताया, तो वो एक सही तरीका हो जाएगा। लेकिन अगर आप छिपा दोगे, नज़रअंदाज कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, कभी न कभी पकड़ में आओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सही तरीका है अपने बॉस को बता दो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक साथ अच्छा काम करने का मतलब क्या होता है ना। एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब होता है, तो सबके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखना, या फिर विचार साझा करना और सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना। तो देखिए, एक साथ मिलकर काम करने का मतलब ही ये होता है कि विचार साझा करना, सुनना और साथ मिलकर समाधान ढूंढना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऐसा नहीं कि मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है ना। जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पर्सन होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास भी बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं। लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज़, है ना, क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। उनके पास पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं, हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप डिजाइनिंग थिंकिंग का उपयोग करते हैं तो बेहतर बनाने के लिए आपको विचार लेकर आते हैं, तो आपको आगे क्या करना चाहिए, है ना। तो देखिए, डिजाइनिंग थिंकिंग की बात कर रहा है ना। अपने आइडिया को लिख कर नहीं रखना है, दूसरे आइडिया के बारे में सोचना है, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आइडिया आ चुका है। इसके बारे में सभी को बताना है, सभी को बताएंगे तब भी कोई काम नहीं होगा। आपको क्या करना है, यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना है और टेस्ट करना है ना। ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो आपके पास आइडिया है उसे अगर वो काम करेगा तो उसे आप अप्लाई करेंगे और टेस्ट करेंगे, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना, भैया ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर मिल गया, है ना। देखिए भाई, जाहिर सी बात है, आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में बैठे हैं, सबसे पहले अपना फ़ोन को क्या करेंगे, साइलेंट मोड पे डाल देंगे, है ना। और क्या करेंगे, डिस्कशन में एक्टिव रूप से क्या करेंगे, भाग लेंगे। बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 21 नंबर है, यदि कोई आपके अपने बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्लाई करना चाहता है तो उसके बिजनेस प्लान में होना चाहिए। अब देखिए, आप एक बिज़नेस खोलना चाहते हो, है ना, और आपको क्या करना है, अप्लाई करना है लोन के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए,
बिजनेस प्रॉफिट डिफेल ऐसा तो नहीं है कि आप प्रॉफिट ही करेंगे। देखिए बिजनेस एक कहते हैं ना कि जुआ की तरह तरह काम करता है, यानी उसमें जीत भी हो सकती है, हार भी, मतलब उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो उसके बिजनेस का केवल आइडिया और नाम ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। व्यवसाय के बारे में चुनौतियाँ जो उसमें कहते हैं ना कि चैलेंजेस आएंगे, उनके साथ साथ उनका समाधान भी होना चाहिए, सॉल्यूशंस भी होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जाएगा। अब देखिए आप एक जैसे मान लीजिए 1 लाख का आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। 1 लाख के लिए आपने बैंक में अप्लाई कर दिया लोन के लिए, तो आपके पास जो 1 लाख का बिजनेस है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप लॉस में ही चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कम दूरी पर स्थिर मोबाइल डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करने का वायरलेस तरीका आपको बताना है। और मैंने आपको बताया था कि वायरलेस तरीका क्या है, ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ क्या है, वायरलेस तरीका है। पेन ड्राइव या फिर CD DVD राउटर, इनमें क्या वायर की ज़रूरत पड़ती है। पेन ड्राइव में क्या होता है, ड्राइव होती है। इसमें वायरलेस की बात कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि हमसे कह रहा है नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करें, ये आपको बताना है ना। शौक के बारे में छोटी सी कहानी लिखें, या फिर पसंदीदा मूवी संलग्न करें, या फिर स्पष्ट विषय पंक्ति विनम्र अभिवादन के साथ शुरू करें, या फिर चुटकुले। तो देखिए भाई जाहिर सी बात है आप इन्हें एलिमिनेट कर सकते हो। शौक के बारे में लिखें, भाई जाहिर सी बात है गलत आंसर लग रहा है। पसंदीदा फ़ोटो संलग्न करें, फ़ोटो क्यों संलग्न करेंगे हम, है ना। चुटकुले क्यों ही लिखेंगे। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर सी यही आपका राइट आंसर है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक स्पष्ट आपको विषय पंक्ति लिखनी है, सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, और आपको विनम्र अभिवादन करना है, पोलाइट ग्रीटिंग करनी है, और शुरुआत करना है ना। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस मॉडल पेपर का, कह रहा है एक व्यक्ति अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग करने के लिए हमेशा नए तरीके आजमाता रहता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, है ना। तो उसे क्या कहा जाएगा, आइडिया पर्सन कहा जाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास आइडियाज़ आते रहते हैं, तो आइडिया पर्सन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ होती हैं उनका पालन करता है, तो कैसे करेगा। तो वो क्या करेगा, प्लास्टिक जो गैर प्लास्टिक सामग्री होती है ना उसका उपयोग करेगा, और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों के कचरों का निपटान करेगा। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो इसके साथ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने देखा इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने ट्रेड थ्योरी के टोटल 38 क्वेश्चंस को कवर किया। WCS के यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टोटल 25 क्वेश्चंस, और हो जाते हैं 75 क्वेश्चंस। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं फटाफट से कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो ज़रूर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना स्कोर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आपका क्या स्कोर आ रहा है ना। फिर मैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा, तैयारी कराऊँगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, तो चित्र वाली क्लास ज़रूर देख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके लिए चैनल पर मिल जाएगी, है ना। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।